नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। फैब इंडिया शोरूम सीसीटीवी कांड में गोवा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चारों लोग शोरूम के कर्मचारी हैं। पुलिस के मुताबिक शोरूम का मैनेजर और मालिक अभी नहीं मिल पाए हैं। गोवा में फैब इंडिया के शोरूम के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चेंजिंग रूम के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा देखा और इसकी खबर तुरंत फिर पुलिस को दी गई। इससे पहले उन्होंने स्थानीय विधायक को इसके बारे में जानकारी दी। फैब इंडिया के मुताबिक वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। एमडी का कहना है कि उन्होंने अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी है, मगर जिस तरह पुलिस कह रही है कि कैमरे का लेंस ट्रायल रूम की तरफ था, ऐसा नहीं लगता। फैब इंडिया के शोरूम के मुताबिक इस तरह की खबर झूठी है। वहीं ये मामला सामने आने पर गोवा के मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता से जांच के आदेश भी दिए हैं। इस बाबत उन्होंने डीजीपी और आईजी से बात भी की है। इस बीच IBN 7 के हाथ लगा फैब इंडिया का फुटेज और FIR की कॉपी। FIR में कहा गया है कि कैमरे का लेंस जानबूझकर ट्रायल रूम की तरफ किया गया था। फिलहाल पुलिस ने शोरूम की हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। गोवा में फैब इंडिया के ट्रायल रूम के बाहर लगे कैमरे के मामले में अब तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य शमीमा शफीक के मुताबिक इतने बड़े शोरूम में अगर ऐसा हुआ है तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। पहले दिन इस बैठक से अलग पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया, जबकि अमित शाह ने कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित किया। बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 10 महीने के कामकाज का ब्यौरा दिया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने भरोसा दिया कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब विदेश में भी भारत की नई छवि बनी है। यहाँ पीएम मोदी किसानों के बारे में जमकर बोले। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर उठे विवादों का जिक्र किया और विरोधियों की जमकर खिंचाई भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि पिछली सरकारों ने किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि जमीन के दस्तावेजों में सुधार किया जाएगा ताकि जो किसान जमीन खो चुके हैं उन्हें वापस मिल सके। सरकार इसके लिए बड़ा अभियान शुरू करेगी। जनसभा में पीएम मोदी ने किसानों तक तकनीक, सड़क, बिजली और सभी सुविधाएं पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो आसमान से नहीं टपके बल्कि गरीबों के बीच से ही आए हैं। काले धन पर बोलते हुए पीएम ने कहा है कि विपक्ष झूठी अफवाहें फैला रहा है। पीएम ने कहा है कि सरकार बनते ही उन्होंने SIT का गठन किया और G20 में काले धन पर भारत का प्रस्ताव सभी ने माना है। सरकार देश में काले धन पर सख्त कानून लाई। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कोयला खदान 2G और 3G की पारदर्शी नीलामी पर सरकार की पीठ ठोकी। पीएम ने इस बारे में कहा है कि रेल बजट को ऐतिहासिक बताया है और पीएम ने एक बार फिर आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील भी की है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि जिन योजनाओं पर प्रधानमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं वो यूपीए की योजना है। कांग्रेस के मुताबिक पीएम के वादे, सपने सभी सिर्फ जुमले हैं और जुमले ही रहेंगे। एनसीपी ने कहा है कि पीएम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को एनसीपी ने किसान विरोधी बताया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि 10 महीने में पीएम ने सिर्फ भाषण दिया है, काम कुछ नहीं किया। बेंगलुरु में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अगले 20 से 25 साल तक सत्ता में रहेगी। शाह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि वो मोदी सरकार में कमियां खोजने की बजाय राहुल गांधी को खोजे। जवाब में कांग्रेस ने शाह को नसीहत न देने की सलाह दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। अपने कार्यकर्ताओं से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। शाह के मुताबिक अब बिहार में बीजेपी के हटते ही जंगल राज आ गया है। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अंतिम दिन है और माना यह जा रहा है कि इस महामंथन में भूमि अधिग्रहण बिल पर फंसी सरकार को राहत देने का उपाय खोजा जा सकता है। इस पर वरिष्ठ नेता चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। राज्यसभा में लटकने के बाद मोदी कैबिनेट ने 9 नए सुधारों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा था।
भूमि अधिग्रहण पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। पार्टी का कहना है कि इस बिल पर सरकार ने किसी से बात नहीं की। कांग्रेस के मुताबिक वो बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बीजेपी ने भरोसा जताया है कि संसद सत्र का दूसरा कार्यकाल भी भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस छोड़ बाकी पार्टियां बिल का समर्थन करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 22 अप्रैल को वो जंतर मंतर पर रैली और संसद तक मार्च भी करेंगे। पार्टी इसके विरोध की रूपरेखा अभी से तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने अब अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत भूषण के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद गुट ने उन्हें योगेंद्र आनंद कुमार और अजीत झा को जबरन पार्टी से निकाल दिया। इन लोगों को खुद पर लगे आरोपों का सफाई देने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद के भाषण के बाद उनके और योगेंद्र के खिलाफ गद्दार के नारे लगाए गए और इसी नारों के बीच मनीष सिसोदिया ने उन्हें और बाकी लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। प्रशांत भूषण ने अपनी इस चिट्ठी में केजरीवाल पर राहुल गांधी से समझौते के तमाम कोशिशों के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी की नीतियों को गलत रास्ते पर ले जाने का भी आरोप लगाया। प्रशांत भूषण ने इस चिट्ठी में गुड बाय एंड गुड लक लिखा है। ऐसा माना जा रहा है कि चिट्ठी एक तरह से उनका इस्तीफा है। प्रशांत अब तक आम आदमी पार्टी के सदस्य बने हुए थे। 14 अप्रैल को प्रशांत योगेंद्र गुट ने एक बैठक बुलाई है और इससे देश भर में आम आदमी पार्टी के करीब 150 से 200 पदाधिकारियों को न्योता भी भेजा गया है। ये बैठक एक दिन की होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का नाम स्वराज संवाद रखा गया है। उधर लोकसभा में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता धर्मवीर गांधी ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। अपनी चिट्ठी में धर्मवीर ने लिखा है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने पर धर्मवीर ने योगेंद्र का साथ दिया था। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गिरिराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर हैदराबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरिराज का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। चेन्नई में भी गिरिराज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर उठे बवाल पर बीजेपी भी चिंतित है। बेंगलुरु के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष अमित शाह ने तमाम बयानवीर नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। जनता परिवार के विलय की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जनता परिवार के विलय की योजना को आगे बढ़ाने के लिए बाकी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में ही रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्रियों के लिए आयोजित डिनर में शामिल होंगे और 5 अप्रैल को उनकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक है। माना जा रहा है कि जनता दल के सिलसिले में सभी बड़े नेता 5 या 6 अप्रैल को जनता दल विलय को लेकर के बैठक कर सकते हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही जनता परिवार के विलय की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन अभी तक बातचीत से आगे का मुद्दा नहीं बढ़ पाया। मुलायम की समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड साथ में आकर जनता दल के विलय का ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को मिजोरम का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आज केसरीनाथ त्रिपाठी मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करके कामकाज संभाल लेंगे। दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। रोहिणी थाने में चोरी की पूछताछ के दौरान 2 लड़कियों पर पुलिस वालों ने जमकर डंडे बरसाए, जिसमें उनको काफी गंभीर चोटें आई। जख्मी हालत में लड़कियों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन 2 लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले हुई चोरी के सिलसिले में पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था और पूछताछ में इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। रोहिणी थाने का एसआई राजवीर पर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जाने माने प्ले स्कूल की नोएडा ब्रांच में 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है, जिसमें उसके साथ यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बाल अपराध कानून पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली के पौष इलाके
टाउन में बदमाशों ने एक कारोबारी के यहां 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया है। गुरुवार रात करीब 2 बजे 6 से 7 डकैतों ने कारोबारी के घर में उन्हें बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक लुटेरे घर की छत के दरवाजे से शीशा तोड़कर अंदर घुसे। घर वालों ने लुटेरों का हुलिया पुलिस को बता दिया है। पुलिस ने घर के पुराने नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। इन दोनों भाइयों ने ये सारे मोबाइल फोन एक मोबाइल शोरूम से चुराए थे। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि ये दोनों भाई अब कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। देहरादून के चर्चित फर्जी आईएएस कांड की आरोपी रूबी चौधरी को काफी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात देहरादून में उत्तराखंड पुलिस उनके एक रिश्तेदार के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर अज्ञात जगह ले गई। इससे पहले रूबी ने पुलिस के सामने रो रो कर पूछा कि उसका क्या कसूर है और क्या गलती है जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस रूबी को पकड़ने पहुंची तो उसने काफी ज्यादा ड्रामा किया। इस मामले की सीबीसीआईडी जांच हो रही है। इसी रूबी कांड में आरोपों में घिरी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। एकेडमी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उधर एसआईटी की टीम ने अकादमी ने सुरक्षा गार्ड देव सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ की है। इसके अलावा अकादमी के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही उस कमरे की तलाशी भी हो रही है जिसमें रूबी चौधरी काफी दिनों से रह रही थी। फर्जी आईएएस रूबी चौधरी कांड की जांच सीआईडी और एसआईटी कर रही है और जांच अधिकारी 2 दिनों से रूबी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फर्जी आईएएस रूबी चौधरी के पति वीरेंद्र मलिक ने इस मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आईएएस अफसर रुपए लेकर ट्रेनिंग कराते हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रूबी की शादी मेरठ के एक बिजनेसमैन से हुई है। गोरखपुर में एक विदेशी महिला टूरिस्ट को सरेआम लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला रिक्शे से कहीं जा रही थी और इसी बीच 3 बदमाश बाइक पर आए और उन्होंने उसे धक्का मारा और पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला मलेशिया की रहने वाली है। देवरिया जिले में कुछ दबंगों ने एक लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे मरने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी पुलिस के कामकाज का तरीका एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कासगंज में पुलिस ने चोरी के आरोप में इतनी बेरहमी से एक शख्स की पिटाई की कि उसके मुंह से खून निकल आया। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी ब्लास्ट कांड का मुख्य आरोपी कुंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने कुंदन को नालंदा जिले से गिरफ्तार किया। घटना के बाद से कुंदन फरार चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में कुंदन ने बताया है कि फ्लैट से बरामद बम यहां नहीं बने थे बल्कि इन्हें झारखंड से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक आम लोग इसके निशाने पर थे। पटना में प्रेम जाल में फंसाकर एक छात्रा का एमएमएस बनाने का मामला सामने आया। छात्रा का एमएमएस उसके प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर बनाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पटना में बीती रात इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के एक शोरूम में 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। बदमाश इतने बेखौफ हैं, इस बात का पता इससे चलता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी बनी हुई है। इसके बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया। बिहार के नालंदा में एक शख्स ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ बलात्कार की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने रेप की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी लड़का फरार हो गया। भोपाल में फेसबुक के जरिए लड़कियों को झांसा देकर शादी रचाने वाला एक शख्स बेनकाब हुआ है। खुद को फिल्म डायरेक्टर बताने वाले आरोपी मोहम्मद सऊद की करतूत का खुलासा तब हुआ जब उसके साथ लिव इन में रह रही एक लड़की ने फेसबुक पर उसके साथ फोटो अपलोड किए। फोटो देखकर 6 लड़कियों ने उसे संपर्क कर मोहम्मद सऊद को अपना पति बताया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोरबा जिले में बाजार में जाली नोट खपाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। अभी इस गिरोह का एक आदमी पकड़ा गया है। इसके पास से 30,000 के जाली नोट बरामद कर लिए गए हैं। चाईबासा के मनोहरपुर में ग्रामीणों ने नक्सलियों के जोनल कमांडर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सली अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे घेर लिया। हैदराबाद में एक 70 साल के व्यक्ति को नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अमीज मोहम्मद है और वो ओमान का रहने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जिसके जरिए आरोपी शहर में बड़े बड़े लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
पकड़े गए आरोपियों का नाम संदीप और रतनदीप है। इन लोगों ने बताया है कि 5 साल तक इन्होंने एक कॉल सेंटर में काम किया और इसी दौरान इन्होंने सैकड़ों बड़े लोगों के डाटा भी चुराए। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सुरेश रैना शुक्रवार को अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में शादी का भव्य आयोजन किया गया। इस शादी समारोह में खेल और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम दिग्गज हस्तियां थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ यहां पहुंचे। शादी समारोह में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो समारोह में शामिल ना हो सके, लेकिन उन्होंने वर-वधू को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बीसीसीआई के कई आला अधिकारियों ने भी रैना की शादी में शिरकत की है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के साथ साथ कई विदेशी खिलाड़ी भी शादी में नजर आए। रैना की शादी में रिश्तेदारों को न्योता ना भेजने से लोग नाराज नजर आए। रैना के मामा ने बताया कि 10-15 दिन पहले ही रैना के माता पिता का फोन आया था कि गुस्सा मत करना, किसी को नहीं बुला रहे हैं। बोला कि बाद में अलग से पार्टी होगी। यमन में फंसे 334 भारतीयों को लेकर के भारतीय वायुसेना के 2 विमान शुक्रवार देर रात स्वदेश पहुंच गए हैं। इनमें से एक विमान मुंबई और एक कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को वापस लाने का दौर लगातार जारी है। इस पूरे अभियान की कमान विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने संभाल रखी है। यूपी पीसीएस परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कई शहरों में प्रदर्शन किया है। उधर आगरा में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। पर्चा लीक के बाद अनिल यादव पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। रविवार को पेपर लीक होने के बाद से चल रहे छात्रों के आंदोलन में अब प्रदेश सरकार के एक सीनियर IAS सूर्य प्रताप सिंह भी कूद पड़े हैं। छात्रों द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च में IAS सिंह ने भी शामिल होकर आयोग के दागी अफसरों को हटाने की तुरंत मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद प्रशासन ने बर्फीली तूफान का खतरा जताते हुए सतर्क रहने को कहा है। गुलमर्ग में खौफ और डर के बावजूद पर्यटक बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग 7 से 8 फुट की बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आई है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी बर्फबारी के बाद सड़कें फिर एक बार बंद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3-4 दिन यानी कि 7 अप्रैल तक बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर फिलहाल खतरा टल गया है। वहीं बारिश की वजह से झेलम नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। हाल ही में श्रीनगर और राजौरी में काफी बारिश हुई है और इससे जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। वहीं 2000 ट्रक भी रास्ते में ही फंसे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रोज करीब 1000 ट्रक चलते हैं, जिनमें ज्यादातर जम्मू के श्रीनगर खाने पीने के जरूरी सामान लाया जाता है। बीती रात यूपी में बेमौसम बरसात ने हड़कंप मचा दिया है। कन्नौज में तेज आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, कई ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बेमौसम बरसात से यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फसल को खासा नुकसान हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में फसल बर्बाद होने के बाद एक हफ्ते में कई किसानों की मौत हो गई है। हरियाणा के हिसार में अनाज मंडी में रखी सरसों की फसल जलमग्न हो गई है। राजस्थान के सीकर में आंधी तूफान के बाद हुई बारिश के बाद ओलों ने काफी फसल को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश और जमकर ओले पड़े, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। फसलों के नुकसान से किसान हताश नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की शाम मथुरा में अचानक हुई ओलों की बरसात से अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक हुई बरसात ने सड़कों पर ओलों की परतें बिछा दी। ओले गिरने की वजह से जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, वहीं कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ लोग चोटिल भी हुए। हरियाणा में शरीर पर टैटू बनवाने वाले रक्तदान नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टैटू के लिए सुई का इस्तेमाल होता है और अगर उसे ठीक से स्टेरिलाइज नहीं किया जाए तो उस पर लगा संक्रमण खून के जरिए किसी दूसरे शख्स के शरीर में पहुंचकर कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। मुंबई में 12 साल की मुस्लिम बच्ची मरियम सिद्दीकी ने भागवत गीता प्रतियोगिता में अव्वल आकर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को संदेश दिया है। दरअसल भागवत गीता प्रतियोगिता में मुंबई के सभी स्कूलों से तकरीबन 4500 बच्चों ने हिस्सा लिया था। बिहार के कैमूर जिले के एक गांव में सैकड़ों कुंवारों को अपनी शादी की उम्मीद महायज्ञ पर टिकी है। दरअसल कैमूर के बड़वान कला गांव में सड़क समेत दूसरी सुविधाएं न होने की वजह से कोई माँ बाप यहां अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है।
बेगूसराय के एक गांव में भीषण आग लगने से 200 मकान जलकर के स्वाहा हो गए हैं। इसके कई बीघा फसल भी जलकर इसमें खाक हो गई है। इतनी तेज ये आग थी कि उसे बुझाने में कई घंटे लगे। आईपीएल अधिकारियों के लिए बीसीसीआई 2 दिन के वर्कशॉप का आयोजन करेगी। इस वर्कशॉप में उनके आईपीएल से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। आईपीएल 8 का ये सीजन 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की साइना नेहवाल मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में साइना ने चीन की सुन यू को 21-11, 18-21, 21-17 से हराया। सेमीफाइनल मैच में साइना चीन की ली उरई से भिड़ेंगी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज सुनील नरेन को आईपीएल में हिस्सा लेने से पहले अपने गेंदबाजी एक्शन की जांच करानी होगी। नरेन चेन्नई के आईसीसी प्रमाणित सेंटर में अपना ट्रायल देंगे। विद्या बालन जल्द छोटे पर्दे पर एक टॉक शो को होस्ट करती हुई नजर आएंगी। खबरों की माने तो ये शो ओपरा विन्फ्री के शो पर आधारित होगा। एक्ट्रेस नंदिता दास ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। नंदिता का कहना है कि उन्होंने पुरुषों के खिलाफ रेप का वाला बयान नहीं दिया था। नंदिता का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अपना लुक छिपाने के चक्कर में शाहिद कपूर को 2 घंटे एक सैलून में बिताने पड़े। मुंबई के सैलून में जब शाहिद बाल कटवा कर बाहर निकले तो वहां मौजूद कैमरामैन की वजह से उन्हें छिपना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ब्योमकेश बख्शी और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में कड़ी टक्कर है। सूत्रों की माने तो यशराज फिल्म्स ने 1000 से ज्यादा स्क्रीन बुक कराए हैं, जबकि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के लिए 2200 से 2500 स्क्रीन बुक कराए गए। नच बलिए 7 की जज की खोज आखिर खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर खुद अपने इस रियलिटी शो को जज करेंगी। निर्देशक प्रकाश झा की राजनीति 2 में रणवीर कपूर का किरदार नजर नहीं आएगा। राजनीति का ये सीक्वल मौजूदा राजनीति के हालात पर दर्शाया जाएगा। इस फिल्म में सिर्फ कटरीना नजर आएंगी। सन्नी लियोनी की जिंदगी के तमाम पहलू एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में लोगों के सामने आने वाले हैं। डायरेक्टर दिलीप मेहता की बनाई ये डॉक्यूमेंट्री अगले साल अमेरिका सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी।